नम्बूतगणादिसेवितम् कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या मातना अच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। रत्नसानुसरासनं रजताङ्गि सिंहनिकेतनं सिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् त्रिरसालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। अतिशोभनम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। माँ विंध्यवासिनी जगदम्बा से आप प्रार्थना है कि आप सभी लोग कुशल से होंगे। अभी राधे राधे। कक्षा में कोई ऐसा बंधु है जिसको उसका रोल नंबर नहीं पता है? कोई ऐसा है जिसको उसका रोल नंबर नहीं पता है? किसी को कुछ कहना है? कोई कुछ कहना चाहता है? अरे कुछ बोलिए भाई, कोई तो बोले। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? जी भगवान। अजय गुरुदेव आवाज आ रही है? अरे तो कोई कुछ भी तो बोलो। किसी को कुछ कहना है कुछ तो बोल दीजिए। संख्या बहुत ज्यादा कम है, 2-4 मिनट वेट ही कर लेते हैं। तो अंतिम चल रहा है तो थोड़ा सा लोगों को इतना तो सहूलियत दे ही देते हैं हम लोग। जी गुरुदेव, ये जो टेस्ट जी हाँ 30+ हो जाए तो शुरू करें। जी गुरुदेव, ये जो टेस्ट चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, उसमें कुछ लोग कंटिन्यू एक ही गलती कर रहे हैं। क्या? जब गए हाँ हाँ दीपक पांडे जी। हाँ गुरु। हाँ, इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाह रहे थे, कैसा हो रहा है सवाल करके ना। अब आपको क्या बोलूं। चलिए ठीक है। कुछ लोग एक ही गलती कर रहे हैं गुरुदेव कि उपनाम को भी नाम की संज्ञा में ले रहे हैं। नाम अक्षर की गिनती जब की जा रही है तो उपनाम को भी गिन ले रहे हैं। ये कंटिन्यू हो रहा है। हाँ जी, ये कई लोगों के प्रश्न पत्र में मुझे देखने को मिला है। रोहित भैया और मैंने इस पर जांच की थी तो कई लोगों को कंटिन्यू
वो था कि लेकिन बाद में लगता है कि अगर ऐसा ही रहा, अगर बाद में बताना भूल गए तो इन लोगों की गणित बहुत ज्यादा आगे बिगड़ जाएगी और कुछ का कुछ निकलेगा। तो सभी को बता दें, जैसे गुरुजी हैं, तो उपनाम को नहीं जोड़ना है। जैसे मेरा नाम पवन मिश्रा है तो सिर्फ पवन के 3 अक्षर लिए जाएंगे, मिश्रा के अक्षर नहीं लिए जाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक ठीक। दीपक पांडे जी, आपका भी शायद गलती था। जी पवन जी कई मेरी लोगों गलती ने है किया ही, कई लोगों, अच्छा आपने नहीं किया, जिसका होगा ध्यान नहीं किसी का है, कई लोगों का है। मैंने 3-4 मेरा भी प्रश्न पत्र। हाँ हाँ पवन जी मेरा भी है। हाँ पवन हाँ जी हमने भी किया था सर नेम। हाँ, इसीलिए फिर दोबारा मुझे आज जरूरी लग गया, क्योंकि अधिकतर लोगों की गुरुजी ने चांस दिया है, इससे अधिकतर लोगों की गणित गलत हो रही है। चलिए, अब दोबारा संख्या से भेजना 35 हो गई। पड़ेगा। कक्षा जी विल बी गुरुदेव। कंटिन्यूड। नहीं, अब जी पुनः गुरुदेव। भेजने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपकी कॉपी जच चुकी है। जो आपने भेजा है वो कॉपी जच चुकी है, मार्क्स आपको अलॉट हो चुके हैं, नंबर आपका चढ़ाया जा चुका है। इसलिए अब आपको भेजने से कोई औचित्य नहीं है। एक बार जो आपने भेज दिया है वो फाइनल है, और वो फाइनल का मार्क्स आपका चढ़ चुका है। इसलिए अब मार्क्स में किसी प्रकार का कोई वो संशोधन नहीं हो पाएगा। आप एक बार नहीं 20 बार भेजिए। गुरुदेव, तो फिर मैंने गलती करती बता के सबको। हाँ, अभी गलती नहीं कहेंगे इसको। बार जी बार एक ही चीज पे बार बार वो हो रहा है, तो ये फोकस जी कर ले। उसके कारण किसी के मार्क्स कट नहीं रहे हैं, मार्क्स काटे जी। नहीं गए हैं उसके कारण। ये आगे भविष्य में उस चीज को ध्यान रखना है, किसी का मार्क्स जी उसके कारण नहीं काटा गया है। जी गुरुदेव, इसीलिए ठीक मैंने है, कहा सबकी और गणित खराब ना हो, इसके लिए बता दूं। ठीक है। अच्छा किया, अच्छे टाइम पे अच्छा किया। और मार्क्स देने का जो वो है नजरिया, मतलब जिसको कहते हैं मापदंड, वो मापदंड फिक्स है। चाहे उसके लिए पवन हो, चाहे नीरज कौशिक हो, चाहे राम कल्याण हो, चाहे दीपक पांडे हो, चाहे प्रिंस मिश्रा हो, चाहे हिमांशु मिश्रा हो, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जिसने जो किया है उसको उसके अनुसार रिजल्ट मिला है। और मार्क्स चाहे किसी को 3 नंबर, कुछ लोगों को 3 भी मिले होंगे, कुछ को 10 भी मिले हैं, वो अलग की बातें हैं। जिसने जैसा किया है उसको वैसा मार्क्स मिला है। और नंबर साथ साथ आपके इसीलिए कम लोगों को दिया जा रहा है कि कम लोगों की कॉपियां आराम से चेक होती जाए। चलिए, आज हम लोग सीढ़ी पढ़ने वाले थे ना। जी गुरुदेव। चलिए हम लोग सीढ़ी शुरू करते हैं। संख्या हो गई, जितने लोग आने वाले थे आगे, अब इससे ज्यादा वेट करना मुझे नहीं। 8:40 हो गए, क्लास शुरू करते हैं। अब कितना किसी का वेट करेंगे, वेट करते करते 9 बजे तक लोग आएंगे और 9:30 बजे कक्षा पूर्ण हो जाएगी, पूरा नहीं हो पाएगा फिर। चले लिखिए। हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जिस प्रकार से हम लोग बाकी चीजों को ध्यान में रखते हैं, उसी प्रकार से सीढ़ियों को भी बिल्कुल ध्यान में रखना नितांत आवश्यक चीज है। और सीढ़ियां, जिससे कहा जाता है ना कि अमुक व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक उसको कामयाबी मिलती जा रही है। जिसके घर की सीढ़ियां दुरुस्त होती हैं उसके घर पे कामयाबी की सीढ़ियां वो चढ़ता ही जाता है। इसलिए सीढ़ियों का महत्व तो बहुत जरूरी है। अभी हम लोग एक ऐसे ही दिमाग की बात आ गई, हम लोग गए हुए थे कहीं पे गृह प्रवेश कराने के लिए। गृह प्रवेश, कई ठो गृह प्रवेश था हम लोगों का। और एक गृह प्रवेश हम लोग दिन में कराए थे, फिर रात में उनके यहाँ 11 बजे पहुंचे थे, फिर वहां तैयारी किए थे, फिर सुबह तक हम लोग कराए, फिर 2-3 गृह प्रवेश एक साथ में था। तो जो रात वाले में गए थे, कहाँ था मुझे याद नहीं आ रहा है। रोहित, याद है आपको? जी कमौली था बनारस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमौली पंडित जी के यहाँ। जहाँ रात में हम लोग 11 बजे गए थे, जहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, हम लोग फिर नीलेश जी के यहाँ जी गए जी। थे। बिल्कुल बिल्कुल याद है। उन्होंने ठीक है, मकान उनका बहुत गड़बड़ नहीं था, वास्तु के अनुसार ठीक ठाक ही मकान था। और मकान में कोई बहुत ज्यादा वास्तु दोष तो नहीं बनाया था उन्होंने।
लेकिन 2-3 दोस्त बड़े जबरदस्त थे। एक तो उन्होंने घर की जो पेंटिंग करा रखी थी वो इतनी चटकदार और इतनी हाईलाइटेड पेंटिंग थी कि जैसे मन को आकर्षित करने, मनोरम होना चाहिए, वो मनोरम न हो करके वह क्षुद्र सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि होता है ना, कोई काम जबरदस्ती कराया जा रहा हो। तो अच्छा बनाने के चक्कर में उन्होंने इतना ज्यादा पूरा घर में पेंट करा दिया था कि वह अच्छे के जगह बड़ा अजीब लगने लगा। तो वह अजीब नहीं लग रहा था, उसमें उसको दिखे, घर को देखने के बाद अगर मन में पॉजिटिव एनर्जी प्रविष्ट नहीं हो रही है, मन में अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं प्रविष्ट हो रही है, तो ये मान करके चलिए आप कि कहीं ना कहीं दोष क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं दोष बन रहा है। और मकान उनका मेरे ख्याल से उत्तर मुख का था, क्या पूर्व मुख था? पूर्वाभिमुख। पूर्वाभिमुख मकान था और उत्तर में उनकी सीढ़ियां थी ना, ऐसा ही कुछ था, पूरा मुझे दिमाग पे नहीं आ रहा है। तो कल हाँ, उत्तर उत्तर दिशा की तरफ थी, उत्तर से दक्षिण चढ़ी थी। सीढ़ी उत्तर से दक्षिण चढ़ी थी, हाँ शायद। था मुझे, ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग। तो यही कहते हैं, घर का जो रंग रोगन है यह भी बहुत मायने रखता है। सीढ़ियां बहुत मायने रखती हैं, किचन बहुत मायने रखता है, मास्टर रूम, अध्ययन कक्ष, ये सब चीजें अपने आप में बहुत ही मूल है। और बाकी चीजों में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है तो किया जा सकता है। लिखिए, सीढ़ियों के बारे में हम लोग लिखना शुरू करते हैं, पहले एकदम स्टार्ट से ही। भवन की सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली होनी चाहिए। भवन की सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। पॉइंट नंबर अगला, सीढ़ियां जब पहली मंजिल की तरफ निकलती हों, सीढ़ियां जब पहली मंजिल की तरफ निकलती हों तो हमारा मुख उत्तर, उत्तर पश्चिम अथवा दक्षिण पूर्व की तरफ होना चाहिए। गुरुजी एक बार और बता दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें तो हमारा मुख उत्तर, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व की तरफ होना चाहिए। जब हम सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा मुख उत्तर हो, उत्तर पश्चिम की तरफ हो, या उत्तर दक्षिण पूर्व की तरफ होना चाहिए। स्थान लिखिए, सीढ़ियों के लिए भवन के पश्चिम, सीढ़ियों के लिए भवन के पश्चिम, दक्षिण अथवा नैऋत्य का क्षेत्र सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण अथवा नैऋत्य का क्षेत्र सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। नैऋत्य कोण अथवा दक्षिण पश्चिम, वही दक्षिण पश्चिम हो गया नैऋत्य कोण। अमरेश जी चलिए।
नैऋत्य कोण अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। सीढ़ियां कभी भी उत्तरी अथवा पूर्वी दीवार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। उत्तरी अथवा पूर्वी दीवार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। दीवार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अब इस दिशा में बनवाएंगे तो दीवार का सहारा लेना पड़ेगा, और हमारा वास्तु कहता है कि अगर रेयर केस बनवाने की जरूरत पड़ गई तो दीवार से नहीं सटना चाहिए। दीवार से कम 3 इंच से 5 इंच की दूरी पर ही सीढ़ी समाप्त हो जानी चाहिए, तो वहां पे उतना गैप बनाने लगेगा। इसलिए मैं एक सलाह देता हूं अपना कि कभी भी इन दिशाओं में सीढ़ियां बनवानी ही नहीं चाहिए। मेरी अपनी सलाह है, बनवानी ही नहीं चाहिए। कौन कौन सी दिशा गुरुदेव? उत्तर अथवा पूर्व दिशा। सीढ़ियां कभी भी उत्तरी अथवा पूर्वी दीवार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ईशान कोण में तो भूल करके भी सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। ईशान कोण में बनी हुई सीढ़ी गृह स्वामी को आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, व्यावसायिक समस्या हमेशा बनाए रखती है। गृह स्वामी को दिवालिया हो जाने तक की संभावना बन जाती है अगर ईशान कोण में सीढ़ी हो तब। आग्नेय कोण में बनी हुई सीढ़ी, अगला पॉइंट, आग्नेय कोण में बनी हुई सीढ़ी संतान के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। अगर गोलाई में सीढ़ी बनानी हो तब गोलाई में सीढ़ी बनानी हो तब सीढ़ी का घुमाव क्लॉकवाइज होना चाहिए। सीढ़ी का घुमाव क्लॉकवाइज होना चाहिए। हमेशा दक्षिणावर्त सीढ़ी ही बनानी चाहिए। वामावर्त बनी हुई सीढ़ी अशुभ मानी जाती है। वामावर्त बनी हुई सीढ़ी अशुभ प्रभाव प्रदान करती है। अगर ऊपरी भाग को किराए पर देना हो
और मकान मालिक को स्वयं नीचे रहना हो तो सीढ़ियां घर के सामने से नहीं बनवानी चाहिए। सीढ़ियां घर के सामने से नहीं बनवानी चाहिए। पश्चिम दिशा से बनवाना शुभ रहता है। अगर सामने से सीढ़ी होगी तो इतना याद रखना, अगर सीढ़ी सामने से होगी तो ऐसे में किराएदार को तो आर्थिक लाभ होगा, लेकिन मकान मालिक को बहुत हानि उठानी पड़ेगी। और अगर पश्चिम दिशा से बनवाएंगे तो दोनों के हानि लाभ का आकलन बराबर होगा, कर्मानुसार फल की प्राप्ति होगी। सीढ़ियों के आरंभ में और अंत में द्वार अवश्य बनवाना चाहिए। सीढ़ियों के आरंभ में और अंत में द्वार अवश्य बनवाना चाहिए। एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी के मध्य लगभग 9 इंच का अंतर होना चाहिए। लगभग 9 इंच का अंतर होना चाहिए, इससे ज्यादा का अंतर ठीक नहीं होता। अगर 9 इंच का एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी 9 इंच का अंतर है तो चौड़ाई जितने पे पैर रखा जाता है वह ऊंचाई से 2 इंच अधिक होनी चाहिए। अगर 9 इंच की आप ऊंचाई रखते हैं तो उसकी चौड़ाई 11 इंच की रखी जाए। इसी अनुपात में ऊंचाई और चौड़ाई को जानना चाहिए। जैसे मान करके चलिए कि आपने 7 इंच की ऊंचाई रखी है तो उसकी चौड़ाई 9 इंच की होनी चाहिए। चौड़ाई माने जिसपे पैर रखेंगे। ऊंचाई अगर 9 इंच की है तो जिसपे पैर रखेंगे वो 11 इंच का होना चाहिए। ऊंचाई 7 इंच की है तो जिसपे पैर रखेंगे वो 9 इंच का होना चाहिए। 2 इंच का अंतर सदैव होना चाहिए। ये अंतर सम संख्या में उचित नहीं होता। 7, 9, 9, 11 ये सबसे प्रबल है। वैसे 7, 9 सबसे ज्यादा सुंदर है। मेरी आवाज आ रही है ना? जी गुरुदेव। ठीक। एक चीज और लिखिए, सीढ़ियां सदैव विषम संख्या में होनी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या सदैव विषम में होनी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या इतनी हो कि उसमें 3 से भाग देने पर हमें सदैव 2 शेष प्राप्त हो। सीढ़ियों की संख्या इतनी हो कि उसमें 3 से भाग देने पर 2 शेष बचे। जैसे 5 सीढ़ी का हो, 11 हो, 17 हो, 23 हो, 29 हो, ये सीढ़ियों की प्रशस्त संख्या है। 3 से भाग देने पर 2 शेष बचे।
अंत में शून्य का होना वर्जित है, अर्थात 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या 10 के गुणांक में नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों की संख्या 10 के गुणांक में नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है ना? जी गुरुदेव। कोई दिक्कत अभी तक? नहीं। संतोष कुमार मिश्रा जी रेज हैंड किए हैं, बोलिए मिश्रा जी। जी गुरुदेव कह रहे हैं कि पश्चिम मुख अगर मकान हो तो फिर पूरब में सीढ़ी देना होगा। नहीं, पूर्व में सीढ़ी देना बिल्कुल वर्जित है। और तो पूर्व में अगर लिखा आप सीढ़ी, हाँ? लिखा है गुरुदेव कि पश्चिम में से या घर के सामने से बनवानी चाहिए अगर रेंटर को देना हो तो। नहीं नहीं, बात नहीं समझे आपने। जैसे मकान को रेंट पर देना है, मकान को किराए पर देना है, तो आप घर के ठीक सामने, जैसे करते क्या है लोग, मकान को किराए पर देना है तो नीचे का फ्लोर तो खुद यूज करते हैं और घर के ठीक सामने से सीढ़ी लगा देते हैं और किराएदार ऊपर उसी से चला जाता है। ठीक है, जी तो मैंने ये कहा जी है कि घर के ठीक सामने से ऊपर के लिए सीढ़ी नहीं देनी चाहिए, सीढ़ी बगल से देनी चाहिए। बगल किसी भी दिशा से दे सकते हैं, अगर पश्चिम से देते हैं तो प्रशस्त है, अन्यथा कहीं से भी आप सीढ़ी दीजिए, लेकिन सामने से सीढ़ी मत दीजिए। जी गुरुदेव। ठीक है भगवान। आगे बोले। ऐसे मुझे पता चलता रहता है ना कि आप लोग कक्षा में हैं, नहीं तो मुझे वही होगा कि मैं सब पढ़ा के खाली हो जाऊंगा। आपने कहा गुरुजी इसके बाद अवजिये नहीं आई, तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा बीच में हूँ हाँ कर दिया करिए आप लोग, बिना मतलब है कर दिया करिए, कर दिया करिए। जी गुरुजी। चलिए आगे बोले। ठीक है। और हमेशा मत करते रहिए, कभी कभी कर दिया करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सीढ़ियों का जहां से आरंभ होता है वहां नक्शा और डिजाइन बनाने लगते हैं, वहां पे त्रिकोणात्मक बना देते हैं। ऊपर से सीढ़ी आई है तो उसको नीचे ला करके तो उसको खूब फैला देते हैं, बड़ा सा कर देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। तो सीढ़ियों का जी आरंभ त्रिकोणात्मक रूप में नहीं करना चाहिए, सीधा हो, चौकोर होना चाहिए। सीढ़ियों का आरंभ त्रिकोणात्मक नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगी होनी चाहिए। एक तरफ तो लोग रेलिंग लगवा देते हैं, दीवार की तरफ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीवार की तरफ भी कोई वो सहारा दे करके और एक रेलिंग लगा देनी चाहिए। सीढ़ियों के दोनों तरफ अगर रेलिंग नहीं बनवा पा रहे हैं तो एक पट्टी जैसा उभार करके रेलिंग का आकार दे देना चाहिए। रेलिंग जरूर बनानी चाहिए दोनों तरफ। सीढ़ी के नीचे जूता चप्पल, पूजा घर, रसोई घर, स्टोर रूम, शौचालय,
स्नान गृह नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ी के नीचे जूता चप्पल लोग निकालने के लिए रैक वगैरह बनवा देते हैं, बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। सीढ़ी के नीचे पूजा घर, रसोई घर, स्टोर रूम ये नहीं बनवानी चाहिए। शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। कुछ एक ज्योतिषियों का मत है कि सीढ़ी के नीचे स्नानागार बना सकते हैं, स्नान करने की व्यवस्था सीढ़ी के नीचे कर सकते हैं। लेकिन जब स्नानागार प्रकरण चलता है तो वहां पर जिसको सीढ़ी के नीचे वर्जित किए हैं, क्योंकि सीढ़ी में बुध है और नीचे चंद्रमा है, जिसके कारण बुध के नीचे चंद्र की स्थिति सही नहीं होती, इसके कारण इसको त्याग कर दिया जाता है। शौचालय प्रकरण में कहीं कहीं वर्णन आता है कि राहु का बुध और राहु की युति के कारण यहाँ पर शौचालय बनवाया जा सकता है, पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कि इसके नीचे स्नानागार और शौचालय, सीढ़ी, पूजा घर, रसोई घर, स्टोर रूम, यहाँ तक कि जूता चप्पल भी नहीं रखना चाहिए। इसको खुला रख देने से घर के बच्चों में शिक्षा के प्रति एक अभूतपूर्व लगन होते हुए देखी जाती है, जिसके घर के नीचे सीढ़ी का भाग बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ रहता है। उसके घर के बच्चे शिक्षा में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। जी गुरु जी। एक चीज कहा जाता है यहाँ पर, किसी स्थिति में मान करके चलिए कि सीढ़ियों में कोई वास्तु दोष रह गया, सीढ़ियों के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष रह गया, सीढ़ी बनवाते समय किसी प्रकार का वास्तु दोष रह गया, तो ध्यान से समझिए, एक कलश में, मिट्टी के कलश में बारिश का पानी भरकर, मिट्टी के कलश में बारिश का पानी भरकर मिट्टी के ढक्कन से ही उसको ढक करके सीढ़ी के नीचे जमीन के अंदर दबा दें। ऐसा करने से सीढ़ियों से संबंधित वास्तु दोष दूर हो जाता है। बारिश का पानी, सामान्य जल नहीं, बारिश का जल। जी गुरु जी, ये वाला पॉइंट फिर से बताइए गुरु जी। अगर सीढ़ी में किसी प्रकार का वास्तु दोष बनते हुए समझ में आ रहा है कि सीढ़ी के नीचे किसी प्रकार का हमारा वास्तु दोष छूट रहा है या बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सीढ़ी के नीचे मिट्टी के कलश में पानी भर करके और मिट्टी के ढक्कन से उसे बंद करके उसे जमीन के नीचे दबा देने से, सीढ़ी के नीचे जमीन के दबा देने से वह वास्तु, सीढ़ी से संबंधित वास्तु दोष दूर हो जाएगा। यहाँ पर एक दिमाग में बात आएगी कि जल का बात है तो यहाँ पुनः चंद्रमा कारक हो जाएगा, लेकिन इसीलिए सामान्य जल की बात नहीं कही गई, वर्षा जल की बात की गई। वर्षा जल में चंद्रमा का वास नहीं माना जाता, इसलिए वर्षा का जल वहां पर भर देना, यह एक का कहते हैं टोटका या जो भी कह सकते हैं, ऐसी परिस्थिति मानी जाती है। वर्षा का जल, इंद्र कृपा से जो वर्षा का जल प्राप्त होता है, और वो भी वर्षा का जल मिट्टी के पात्र में ही इकट्ठा किया जाए। मिट्टी के पात्र को रख दीजिए और वह मिट्टी का पात्र वर्षा के जल से स्वतः पूर्ण हो जाए। पूर्ण होने के बाद उसको ढकिए और ढक करके उसके नीचे दबा दीजिए, सीढ़ी का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। सीढ़ी जनित वास्तु दोष। गुरु जी सुंदर उपाय है। बिल्कुल। मान लीजिए आप गए किसी भवन में गए और वहां पर सीढ़ियां गलत बनी है, उत्तर दिशा में बनी है या पूर्व दिशा में बनी हुई है, सीढ़ियों से संबंधित आपको दोष समझ में आ रहा है, तो आप वहां पर उस वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए बताइए कि नैऋत्य कोण में एक कमरे का निर्माण कर दीजिए। अगर नैऋत्य कोण में उससे ऊंचा कमरा बना हुआ है तो वह वास्तु दोष क्षीण हो जाएगा, वह वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। जी इस लाइन को दोबारा।
अगर किसी भवन में उत्तर अथवा पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं, उत्तर अथवा पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो नैऋत्य कोण में ऊपर एक कमरा ऊंचा बनवा देना चाहिए। उस कमरे के कारण उन सीढ़ियों का दोष, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। अगर उस पे दूसरे महले के फिर बन जाए तो फिर नैऋत्य कोण में तीसरे महले पे एक ऊंचा कमरा बनवा के छोड़ देना चाहिए। अभी हम लोग गए थे एक घर देखने के लिए बनारस में ही। रोहित याद है प्रेम का घर, प्रेम यादव? जी याद है। उनके यहाँ मैंने वही कहा था ना कि आपने ये नैऋत्य कोण वाला कमरा बनवा दिया जिसके कारण आप सुरक्षित हो गए, क्योंकि उनका सामने वाला वह भी ऊंचा था और सीढ़ी भी उनकी गलत दिशा में बनी हुई थी। तो मैंने कहा आपका यह कमरा ही आपके लिए रक्षक बन रहा है, अन्यथा अब तक स्थिति और भी गड़बड़ हो गई होती। याद होगा आपको? हाँ जी जी। जबरी जी मत कहो, अगर मैंने कुछ और कहा हो तो वो भी बताओ। नहीं, ऐसा ही आपने कहा था। उनकी सीढ़ी बाएं साइड में घूमी भी थी गलत दिशा में, और सामने भवन की माने ऊपर छत पे सामने जो अ, उत्तरमुखी मकान उनकी था उनका, और उनकी सीढ़ी जो बाएं थी। उत्तर दिशा में सीढ़ी भी थी। हाँ, उनकी सीढ़ी उत्तर की दीवार पे थी, उत्तर दिशा से, और मकान के ऊपर भी दोष था। केवल वहीं नैऋत्य कोण में उन्होंने कमरा बना दिया था, वो सबसे ऊंचा हो गया था, इसी के कारण। जिसके कारण वो रक्षक हो गया। बिल्कुल। आगे, प्रवेश द्वार के सामने घर के मध्य में अथवा घर में प्रवेश करते ही, घर में प्रवेश करते ही एकदम ऊपर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई नहीं देनी चाहिए। मतलब आप घर में प्रवेश किए और आपको सामने से ही सीढ़ी दिख रही है, सामने से ठीक सीढ़ी लगी हुई है, एकदम चढ़े चले जाइए। आप घर के अंदर प्रवेश किए और ठीक सामने से आपको सीढ़ी दिखाई पड़ रही है चढ़ते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे पूर्व मान के चलिए नैऋत्य दिशा का आपका वो सही है, नैऋत्य दिशा में आपने सीढ़ी तो बनवा लिया, लेकिन पूर्व से आप घर के अंदर प्रवेश किए और प्रवेश करते ही जो प्रवेश कर रहे हैं सामने बिल्कुल आपको सीधी चढ़ती हुई सीढ़ी दिखाई पड़ रही है। दरवाजे से प्रवेश करते ही सीढ़ी पूरी चढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, यह वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो घर में, ऐसे घर में क्या होता है, घर में आदमी जो ही प्रवेश करता है तनाव पूर्ण हो जाता है, एकदम तनाव में हो जाता है। घर से बाहर निकलता है थोड़ी शांति मिलती है, घर में घुसते ही फिर वो खिंचा खिंचा सा रहने लगता है, तनाव युक्त हो जाता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। गुरुदेव, जी रोबोट, ये कलश वाला यहाँ पे भी कर सकते हैं गुरुदेव? नहीं, कलश वाला यहाँ पे आपका प्रयोग में नहीं आ पाएगा। कलश वाला उस स्थिति में प्रयोग में आएगा। अच्छा हाँ, ये बहुत सही समय पे आपने प्रश्न किया। कलश वाला उस स्थिति में प्रयोग में आएगा जैसे सीढ़ियों के बीच का गैप 7, मैंने बताया 7-9 उचित मानक है, 9-11 होना चाहिए, अर्थात 2 इंच का अंतर होना चाहिए। ये नहीं हो पाया। अन्यथा सीढ़ियों की संख्या वह विषमात्मक नहीं है, 3 से भाग देने पर 2 शेष नहीं बच पा रहा है। ऐसी स्थिति में उन जगहों पर यह काम करेगा, इस जगह पे वह काम नहीं करेगा। इस जगह पे वह क्या काम करेगा, उस सीढ़ी के ठीक सामने दरवाजा लगा दीजिए और दरवाजे को तभी खोलिए जब छत पे जाना हो, और उसके बाद आने के बाद दरवाजे को बंद रखिए। उसका यह उपाय हो पाएगा। उसके लिए यह कलश का जल वाला उपाय काम नहीं करेगा। कलश का जल वाला उपाय बस उसी परिस्थिति में काम करेगा जो 2 परिस्थितियां मैंने बताई, सीढ़ियों का माप सही न हो या सीढ़ियां वह विषमात्मक न हो, शेष मतलब 3 से भाग देने पर 2 शेष न बचे। ऐसी परिस्थिति में उन सीढ़ियों के नीचे वह प्रयोग करिए। और अगर इस ऐसी परिस्थिति बन रही है कि प्रवेश के बाद ठीक सामने आपको सीढ़ी दिखाई पड़ रही है चढ़ते हुए,
बगल में जाते हुए हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अंदर प्रवेश किए और ठीक सामने सीढ़ी आपको दिखाई पड़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप यह समझिए कि यह उचित नहीं है, फिर वहां पर उसको दरवाजा लगा करके बंद कर दीजिए। तभी चढ़िए जब आपको आवश्यकता हो। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वहां पर सीढ़ी के ठीक ऊपर शीशा लगा देना उपयुक्त होगा, उसका वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जी गुरुदेव। तनाव कम हो जाएगा। सीढ़ियों के दोनों तरफ, हाँ गुरुजी ये वाला जैसे जो सीढ़ी है, चाहे वो बांस की बनी हुई होती ना लकड़ी की, वो उसी के ऊपर भी यही दोष लागू होता है? कोई भी लकड़ी की। सीढ़ी माने लकड़ी की सीढ़ी का कौन सा मतलब है, वो तो उठा के अभी आप बाहर हटा दिए, वो खत्म हो गया। परमानेंट सीढ़ी की बात है। जी गुरुजी। ठीक है। सीढ़ियों के दोनों तरफ पौधे के गमले लगाना शुभ होता है। गमले के पौधे, भाई पौधे के गमले क्या होता है, जो भी हो, पौधे के गमले के पौधे जो हो वो सही है। सीढ़ियों की तरफ दोनों तरफ गमले रख देना शुभ होता है। गमले में कोई जो अनुकूल है वह रखना शुभ होता है। जैसे तुलसी उलसी लगा करके सीढ़ी के दोनों तरफ रख दीजिए, वह शुभ होता है। ठीक है जी। चलिए बोलिए संतोष जी। बोल रहे हैं मिश्रा जी बोलिए। जी गुरुदेव प्रणाम। बोल रहे हैं कि सीढ़ी चढ़ने में 2 स्टेप ऐसा आता है, उसको गिनती करना है कि नहीं? जैसे चौपाल एक हो गया, एक छत हो गया, उसकी गिनती होगी या नहीं नहीं, सीढ़ी का मतलब जो सीढ़ी बनी है, जो जितना का मापक होता है, मापक मैंने आपसे बता दिया ना। प्रथम सीढ़ी वही हुआ जो जमीन के बाद, जैसे 9 इंच 9-11 के मापक में या 7-9 के मापक में आप चलते हैं, तो जमीन को छोड़ करके जो 7 इंच का मापक हुआ, 7 इंच के बाद 9 इंच का पाटा बन गया, वह एक सीढ़ी हुई। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर चढ़े, वो दूसरी सीढ़ी हो गई। और जब आप छत पे पहुंचे हैं तो फिर वो काउंटिंग नहीं होगी, सीढ़ी वहीं तक गिनी जाएगी, छत के नीचे तक। और नीचे से ऊपर जब पहला आप पावदान चढ़ेंगे तब से वहां से लेकर के उसी स्थान तक गणना होगी। जमीन की और छत की गणना उसमें नहीं आती। ठीक है भगवान। बोलिए राम कल्याण जी। गुरुजी प्रणाम। मैं राम कल्याण शर्मा। राधा। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे सीढ़ियों के बीच में जो आजकल चौड़ी सी एक सीढ़ी बनाते हैं, 2 फीट की या 4 फीट की सीढ़ी बना देते हैं बीच में सेंटर में जाकर, तो वो भी सीढ़ियों में गिनती आएगी। दूसरी बात ये बिल्कुल है जी। जी जी। दूसरी बात गुरुजी के जैसे छत पर आजकल सीढ़ी जहाँ छत पर जाकर खत्म होती है, तो गेट के बराबर एक दहली रख देते हैं सीढ़ियों की, तो वो सीढ़ी में गिनती आएगी या नहीं आएगी? वो सीढ़ी में गिनती आएगी। अगर छत पे पहुंचने के बाद भी एक दहलीज वो डाल देते हैं उतना सीढ़ी के बराबर निकाल के, तो वो सीढ़ी में गणना होगी। और अगर वहां से चढ़ने के बाद आप सीधा छत पे पहुंच जाते हैं तो वह गणना खत्म हो जाएगी, फिर वो छत पे आप चले जाएंगे। जहां पे सीढ़ियों की संख्या सम हो जाती है, जैसे आप वास्तुविद है, आप गए और किसी के घर में आपने संख्या गिना तो वो 20 सीढ़ी हो गई, मान के चलिए वहां से 20 सीढ़ी हो गई, तो बिना तोड़ फोड़ के आप वहां पे क्या सुझाव देंगे? वो जो नीचे वाली सीढ़ी है, इस सीढ़ी को, ये जो छत है, छत से थोड़ा सा आगे बढ़ा करके एक सीढ़ी उसके बीच में निकलवाने का प्रयास कर देंगे, उसी को छतवा को तनी सा आगे बढ़ा देंगे उसकी तरफ, सीढ़ी की तरफ। तो वहां से वो आदमी थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वो सीढ़ी की गणना हो जाएगी और वो 10 का मापक समाप्त हो जाएगा। इसको यूं समझिए आप लोग, जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में गए और आपने नीचे से गिनना शुरू कर दिया, जो बीच वाला भाग है, बीच में जो लोग वो स्टेबल के लिए चौकोर सा बना देते हैं, वह सीढ़ी में गणना हो जाएगी।
क्योंकि वहां पे 9 इंच ऊंचा वाला आपका मापक मिल रहा है, ठीक है, ऊपर उससे चौड़ा बना दिए हैं लेकिन 9 इंच ऊंचाई पे है, और उसके बाद पुनः 9 इंच की ऊंचाई पे अगली सीढ़ी बना दिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो सीढ़ी में गणना हो जाएगी। लेकिन जब पहुंचते पहुंचते आप छत पे गए तो सीधे सीढ़ी के बाद आपका कदम छत पे पड़ गया, सीढ़ी के बाद आपका कदम सीधा छत पे पड़ गया, तो छत आपके सीढ़ी में गिनती में नहीं आएगी, नीचे वाली सीढ़ी तक ही गणना होगी। लेकिन अगर वह संख्या 20, मान लीजिए 20 सीढ़ी टोटल मिल रही है, तो 20 की संख्या हमने बताया अशुभ है, तो अब सीढ़ी कम तो कर नहीं सकते, तो कम नहीं कर सकते, तो ये जो नीचे वाली सीढ़ी है उसके नीचे वाली, उसी पे क्या करते हैं, छत को थोड़ा सा 4 इंची छत को आगे सीढ़ी की तरफ बढ़ा देते हैं, तो इससे वह एक सीढ़ी का मापक निकल जाता है, और जिसके कारण वह सीढ़ी में गिनती हो जाती है। बिना तोड़ फोड़ के उसको संशोधित किया जा सकता है इस भाव में। आ गया कहाँ है? अरे अंदर अंदर मंदिर लगे। अच्छा आइए ऊपर कौन चढ़ान का यार? कहाँ चढ़ाऊं जरा ये कौन है महोदय? अपना मोबाइल म्यूट करिए, अन्यथा मैं परमानेंटली म्यूट कर दूंगा। म्यूट होइए, नहीं तो मैं परमानेंटली म्यूट कर दूंगा आपको। ठीक है राम कल्याण जी? जी गुरुजी। चलिए अगला नोट करते हैं पॉइंट हम लोग। सीढ़ियों के बारे में किसी को और कोई समस्या है? नहीं गुरुदेव। अभी रेज हैंड तो कई ठो हुआ है भाई, काफी लोग रेज हैंड अरी। चलिए तब आप लोग अपना रेज हैंड अभी सेफ रखिए, लास्ट में बताएंगे, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। आप लोग डाउन करिए, हैंड डाउन कर लीजिए, लास्ट में बताएंगे 9:30 के बाद। चलिए हम एक आध दो पॉइंट और बता देते हैं, समय है तो आज का समय का सदुपयोग कर लेते हैं हम लोग, एक आध दो पॉइंट और बता देते हैं। चलिए लिखिए, भवन में छज्जे के लिए वास्तु का नियम। भवन में छज्जे का वास्तु नियम, छज्जा जानते हैं ना? पूरा घर बना रहता है, बनने के बाद लगभग 1-1 फीट चारों तरफ निकाल दिया जाता है उसको, उसमें घर से 1-1 फीट जो बाहर की तरफ निकलता है छज्जा, समझ रहे हैं ना आप लोग? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। लिखिए, जी गुरुदेव। जिन भवनों में चारों ओर छज्जा होता है, जिन भवनों में चारों ओर छज्जा होता है उनमें वास्तु दोष नहीं होता। मतलब छज्जे का कोई वास्तु दोष नहीं लगता अगर चारों ओर छज्जा बना हुआ है तो। एक ही ढंग का छज्जा चारों तरफ बना हुआ है तो कोई वास्तु दोष नहीं होता। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, अगर किसी मकान में पश्चिम में झुकावदार छज्जा बना हो, झुकावदार अर्थात पश्चिम में छज्जा को ले जाके थोड़ा सा झुका दिए हो, आजकल डिजाइन बनाने के लिए करते हैं ना, थोड़ा सा छज्जवा को झुका देते हैं, लटका देते हैं कि पानी वगैरह गिरेगा तो वो बाहर को निकल जाएगा। तो अगर मकान के पश्चिम में झुकावदार छज्जा हो तो पूर्व में भी वैसा झुकावदार छज्जा बनवाना जरूरी होता है। अगर दक्षिण में झुकावदार छज्जा हो तो उत्तर में झुकावदार छज्जा बनवाना जरूरी होता है। और इसमें पूर्व और उत्तर के जो छज्जे होंगे
वह दक्षिण अथवा पश्चिम की अपेक्षा थोड़े से नीचे होंगे, थोड़ा सा ज्यादा इनका झुकाव होगा। अगर दक्षिण में है तो उत्तर वाला छज्जा दक्षिण की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ होगा, पश्चिम में छज्जा है तो पूर्व वाला छज्जा को जरा सा झुका देंगे अधिक। और इनकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व और उत्तर वाले की चौड़ाई थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। गुरुजी कम झुका हुआ हो? कम झुका हुआ मतलब पूर्व का मैंने पश्चिम और दक्षिण से उसकी चौड़ाई कम रखनी चाहिए। चौड़ाई जैसे मान लो आपने दक्षिण में 1.5 फीट का छज्जा झुकावदार 1.5 फीट का छज्जा बनाया है, तो उत्तर वाला छज्जा 1.25 फीट का रखिए और उससे थोड़ा सा ज्यादा झुका के रखिए। अगर पश्चिम में आपने 1.5 फीट का छज्जा निकाला है तो पूर्व का छज्जा 1.25 फीट का रखिए और उसकी अपेक्षा 1 इंच ही सही लेकिन डाउन रखिए, बस। बात नहीं समझ पा रहे हैं हमारी? गुरुजी समझ गए। ठीक। जिस मकान में दक्षिण और पश्चिम दोनों तरफ झुकावदार छज्जे बने हों, दक्षिण और पश्चिम दोनों तरफ झुकावदार छज्जे बने हों और पूर्व और उत्तर में छज्जे न हों, ऐसे मकान में पति और पत्नी का स्वास्थ्य सदैव बाधित रहता है, खराब रहता है। दक्षिण और पश्चिम में झुकावदार छज्जे हों लेकिन पूर्व और उत्तर दिशा में झुकावदार छज्जे न हो, ऐसे भवन में पति पत्नी दोनों का स्वास्थ्य सदैव खराब रहता है। अगर झुकावदार छज्जा पूर्व और उत्तर की तरफ ही केवल हो तो स्त्री और पुरुष का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, संतुलित रहता है। गुरुजी दूसरा पॉइंट, पूर्व और उत्तर की दिशा में झुकावदार छज्जा बनवाना सुखप्रद होता है। इससे घर में स्त्री और पुरुष दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब चारों दिशाओं में हो जाएगा तो दक्षिण और पश्चिम स्वास्थ्य खराब करेगा, पूर्व और उत्तर स्वास्थ्य अच्छा करेगा, मिला जुला करके स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि चारों दिशाओं में अगर छज्जा है तो ठीक है, दक्षिण और पश्चिम में अगर है तो पूर्व और उत्तर में भी छज्जा बनाना चाहिए। जैसा छज्जा उधर हो वैसा इधर हो, उससे झुकाव ज्यादा हो, उससे इसकी चौड़ाई कम हो, बस। आजकल मकान में लोग गैरेज भी बनवाते हैं। गैरेज के लिए भी कुछ नियम आप लोग नोट कर लीजिए। गैरेज के लिए नियम नोट कर लीजिए। वायव्य कोण में बना हुआ गैरेज
सुभद होता है। अगर वायव्य में जगह न हो तो आग्नेय कोण में बनाया जा सकता है। अगर वायव्य कोण में गैरेज गैरेज न बन सके तो आग्नेय कोण में बनवाया जा सकता है। गैरेज को दक्षिण पश्चिम में नहीं बनवाना चाहिए, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य में। गैरेज को दक्षिण पश्चिम नैऋत्य में नहीं बनवाना चाहिए। पार्किंग वाहन का मुख पूर्व अथवा उत्तर की तरफ होना चाहिए। पार्किंग वाहन का मुख पूर्व अथवा उत्तर, पार्किंग वाहन का मुख, जैसे जब गाड़ी आप खड़ा करते हैं तो उसमें गाड़ी का मुख उत्तर अथवा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। गाड़ी पार्क करते समय उसका मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जब वाहन बाहर निकले, जब वाहन बाहर निकले तो उसका पहला मोड़ दाईं ओर होना चाहिए। जब वाहन बाहर निकले, घर से निकलते हुए पहला मोड़, पहला टर्न दाहिनी तरफ होना चाहिए। अगर बेसमेंट में पार्किंग बनानी हो तो उत्तर अथवा पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। घर के नीचे अगर बेसमेंट में गाड़ी पार्क करना हो तो वह उत्तर अथवा पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। गैरेज का रंग कभी भी काला अथवा भूरा नहीं रखना चाहिए। गैरेज की दीवारों का रंग कभी भी काला अथवा भूरा नहीं रखना चाहिए।
पीले अथवा हल्के रंग का प्रयोग करना शुभद होता है। पीले अथवा हल्के रंग का प्रयोग करना शुभद होता है। ठीक है, ठीक है। जी गुरुदेव। जी जी चल, कीप द रेज हैंड, सब फटाफट रेज हैंड कर लीजिए। जिसको जिसको जो जो पूछना है, जिसको जो पूछना है वो रेज हैंड कर ले। जिसका जिस क्रम में रेज हैंड है उसी क्रम में मैं नाम बुलाता जाऊंगा, आप लोग बोलते जाइएगा। बड़ा आज बड़े प्रश्न है भाई। नवीन कुमार मिश्रा जी शुरू करिए। प्रणाम गुरुदेव, मैं नवीन कुमार मिश्रा, झारखंड धनबाद से। गुरुदेव गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है कि आपने बताया कि सीढ़ी को नीचे में लोग त्रिकोणाकार वगैरह बना देते हैं, इसको नहीं बनाना चाहिए गुरुदेव। इसको मतलब इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से ऊपर में भी नहीं बनना चाहिए, तो यह गुरुदेव ये मकान में प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, या जगह की कमी के वजह बिल्कुल से नहीं, इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। त्रिकोणात्मक सीढ़ी कभी नहीं बनानी चाहिए। नीचे त्रिकोणात्मक में? समझ रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, और नीचे में जो कर्व की तरह काट के लोग जो है सो इसको कर देते हैं, 2-3 चढ़ान उससे बढ़ जाती है, उसी को। नहीं समझे हम आपकी बात को। गुरुदेव नीचे में जिसको वाइंडर बोलते हैं, और नीचे की ओर जो है सो 1 या 2 से ज्यादा जो है सो नहीं देते हैं जनरली, तो 1 या 2 से ज्यादा जो है सो वाइंडर नहीं देते हैं, तो वो उसी को त्रिकोणात्मक बोल रहे हैं। जो सीढ़ियां त्रिकोण कटी हुई होती हैं, वही उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से गुरुदेव उसको नीचे रख सकते हैं, लेकिन ऊपर में नहीं रख सकते हैं। मतलब ये देना ही नहीं चाहिए मकान में वास्तु की दृष्टि से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुदेव एक और प्रश्न था, आपने बताया कि 7 और 9 के इसमें क्रम में होना चाहिए, या 2 का जो है सो गैप होना चाहिए। तो हाँ स्टैंडर्ड जो है गुरुदेव 7 और 10 का होता है, तो क्या हम 10 के जो 10 है जिस पे हम लोग पाँव रखते हैं गुरुदेव, उसको 10 ले सकते हैं, या फिर जो है सो चढ़ान ही सिर्फ जो है सो विषम में ले सकते हैं, विषम और देखिए, हमारा जो वास्तु कहता है, अब लेने की बात अलग है। हमारा वास्तु कहता है कि 7 9 9 11 ये हमारा स्टैंडर्ड मानक है हमारे वास्तु जी के अनुसार। जी अब लेने के लिए वही, उसी के लिए मैंने उपाय बता दिया पहले ही कि आप अगर ऐसा कोई वो हो रहा है, त्रुटि हो रहा है, तो भवन बनाने से पहले उनसे कहिए भैया घर के ऊपर एक मटका रख दीजिए और उसको पानी से, अभी बारिश हो रही है, पानी उसमें बाहर का जल मत मिलाइए, बारिश के जल से उसको भरने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे बारिश छत पे गिर रही है, छत से जहां पे बारिश गिर रही है वहीं पे लगा दिया, ऐसा नहीं। वो ऊपर से बारिश गिर के वो छत पे वो भरे। अगर मटके में नहीं भर सकते हैं तो कोई बड़ा पात्र लगा दीजिए, उसमें भर जाता है, उसको मटके में डाल लीजिए। ऐसा करना क्षम्य है, लेकिन नियम कहता है कि आप मटके को ही ऊपर रखिए। एक कुंभ वर्षा हो जाए, उस वर्षा को, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इतना घड़ा वर्षा हुआ है, तो इसका मापक जी क्या है? हम लोगों के जो पूर्वज हुआ करते थे वो घड़े से मापक करते थे कि आढ़र बोलते इस हैं ऋतु में आढ़र आढ़र। हाँ जो भी,
तो वो लोग कहते थे कि इतना घड़ा वर्षा हुआ है, इतने कुंभ वर्षा है, तो उस कुंभ का मापक क्या किया जाता था कि एक कुंभ को, एक घड़े को ऊपर छत पे रख दिया जाता था और अपने से वर्षा होती थी, जितना कुंभ भरता था, घड़ा भरता था, उसी के अनुसार मापन किया जाता था कि इतने कुंभ वर्षा हुई है। तो वही वर्षा जो है, वर्षा का जल प्रशस्त होता है, लेकिन आपको अगर तत्काल में करना है तो बड़ा कोई बर्तन रख दीजिए, उसमें जल एकत्रित, अपने से गिर के जो जल उसमें एकत्रित हुआ कुंभ में भर के नीचे दबा दीजिए। उसके बाद आप इन मानकों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कर सकते हैं, इसीलिए मैंने तुरंत उसका उपाय बता दिया। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड वास्तु का मानक है वो 7-9-9-11 का है। जी गुरुदेव, एक और प्रश्न था गुरुदेव। हाँ बोलिए। छज्जे के बारे में आपने बताया कि छज्जा जो है सो मकान के चारों तरफ हो तो कोई दोष नहीं है, और छज्जे के जो है सो हम लोग ये छज्जा के अंतर्गत बालकनी भी छज्जे के अंतर्गत ही आएगा गुरुदेव, या इसका कुछ अलग नहीं, अगर आप बालकनी निकालना चाहते हैं तो बालकनी पूर्व और उत्तर दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा की तुलना में ज्यादा चौड़ी रखनी चाहिए। यहाँ बालकनी, अगर आप बालकनी निकालना चाहते हैं, देखिए छज्जा वो होता है जैसे मकान को जब आप बना रहे हैं तो लोग करते क्या है, छज्जा उसको कहते हैं जो 1-1 फीट थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ निकाल देते हैं, तो ये छज्जा हो गया। अगर खिड़कियों के ऊपर जो निकाल दिए, खिड़कियों की रक्षा के लिए कि बारिश का पानी अंदर न आने पावे, खिड़कियों की रक्षा के लिए और बाकी रक्षा के लिए जो निकालते हैं वो तो छज्जा में आ गया। जब बालकनी निकालते हैं तो बालकनी का नियम होता है कि वह उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ बालकनी अधिक चौड़ी होनी चाहिए अपेक्षा दक्षिण और पश्चिम के। ठीक है, वो बालकनी का नियम चेंज हो जाता है। केवल बालकनी के लिए एक ही नियम है, बाकी नियम सब वैसे बाकी कोई नियम नहीं है, बस बालकनी का एक नियम है कि दक्षिण और पश्चिम की अपेक्षा पूर्व और उत्तर का भाग वह ज्यादा चौड़ा होना चाहिए। यह बालकनी अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो खुला भाग है, जो खुला, बालकनी का मतलब हो गया कि वो आप खुला भाग बनाएंगे, तो जो खुला भाग है वह पश्चिम और दक्षिण की अपेक्षा पूर्व और उत्तर में अधिक होना चाहिए। इससे उसमें रहने वाले लोग तनाव मुक्त रहते हैं और वो कोई तनाव नहीं आता उनके ऊपर। जी गुरुदेव, इसी से रिलेटेड प्रश्न था गुरुदेव कि यह जो बालकनी वगैरह हम लोग निकालते हैं या फिर ये छज्जा वगैरह निकालते हैं, तो इसमें भी कोण वेध लगता है क्या गुरुदेव? जैसे आपने बताया था कि मकान चारों तरफ से चौकोर हो, तो बालकनी या फिर इसको समझ गए नहीं जी, अगर ईशान कोण में वृद्धि होती है, ईशान कोण में अगर बालकनी को आप बाहर निकालते हैं तो किसी प्रकार का कोई वेध और दोष नहीं होगा। नीचे से जो खंभा गया हुआ है वो खंभे चारों कोण में अगर बराबर है तो आप बालकनी निकाल सकते हैं। ईशान कोण में अगर मकान की वृद्धि हो जाती है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन अग्नि और नैऋत्य में मकान वो बाहर न निकले। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ईशान कोण बढ़ा हुआ हो सकता है लेकिन ईशान कोण कटा हुआ अशुभ होता है। जी गुरुदेव, और ये पोर्क वगैरह निकालते हैं गुरुदेव, पोर्च जिसको बोलते हैं पार्किंग वगैरह के लिए जी, तो इसको भी पोर्टिको जो निकालते हैं गुरुदेव, तो इसको भी तो मुख्य भवन से तो यह जो इसका नियम चेंज हो जाता है। अगर आप पोर्टिको बनाना चाहते हैं तो यह उत्तर और पूर्व दिशा में रखना चाहिए और इसके छत की ऊंचाई मुख्य भवन के छत से 1 या 2 फीट नीचे रखनी चाहिए। और पोर्टिको का जो छत होता है सहारे के लिए उत्तर पूर्व दिशा में कोई पिलर नहीं होना चाहिए, वह इस हिसाब से बनाना चाहिए जिसे क्या कहते हैं कैंटिलीवर डिजाइन जो बनती है, कैंटिलीवर डिजाइन का आपको पोर्टिको बनाना चाहिए। वहां पे लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, वहां पे पिलर लगा देते हैं। अगर आपने पोर्टिको में पिलर लगा दिया तो वो दोषपूर्ण हो जाएगा। कैंटिलीवर वाली डिजाइन लगा दीजिए, अर्थात उसी में से निकाल करके इधर को भी ऊपर से जो बीम डालते हैं इधर भी बढ़ा दिए इधर भी बढ़ा दिए। कैंटिलीवर डिजाइन आप समझ रहे होंगे ना, तो वो कैंटिलीवर डिजाइन में अगर आप उसको बनाएंगे तो किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। लेकिन अगर पोर्टिको में पिलर का सहारा आपने दे दिया तब वास्तु दोष हो जाएगा। जी गुरुदेव, इसको पूर्व या उत्तर में ही रखना चाहिए ना गुरुदेव? पूर्व और उत्तर में रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है ना। उमेश जोशी जी बोलिए भगवान। गुरुजी मैं जानना चाह रहा था कि जो हमारी सीढ़ियां हैं वो एल शेप में हो तो सबसे बेस्ट रहेंगी ना?
एल शेप में कहाँ बेस्ट हो पाएंगी सीढ़ियाँ? जी जैसे हाँ कि एल शेप ठीक है, ठीक है। वैसे सीढ़ियों को देखिए, सीढ़ियों का नियम ये है कि सीढ़ियाँ जैसे आप सीढ़ियाँ पूर्व से पश्चिम है, आप पश्चिम को चढ़े, पश्चिम को चढ़ने के बाद थोड़ा सा उत्तर हुए और फिर आप पूर्व की तरफ निकल जाइए। ये सबसे सुंदर और मानक पूर्ण सीढ़ियाँ हैं। आप इधर से चढ़े और सीधा दक्षिण की तरफ इधर से चढ़े और दक्षिण की तरफ मुड़ गए। मान लीजिए आप पश्चिम की तरफ गए और पश्चिम से दक्षिण की तरफ मुड़ गए, तो पश्चिम से दक्षिण की तरफ मुड़ेंगे तो आप बाएं घूम जाएंगे, फिर यह आपके मानक के विपरीत हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही नोट कराया कि आपको दक्षिणावर्ती ही घूमना है, क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो आप जब वहां से चढ़ेंगे और चढ़ने के बाद आप सीधे उत्तर दिशा की तरफ जा सकते हैं, दक्षिण को मुड़ के सीधे उत्तर दिशा में आप छत पे चढ़ सकते हैं। तो फिर आपका बहुत ज्यादा जगह नुकसान जाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपकी सीढ़ियां वायव्य कोण में बनानी पड़ेंगी। तो वायव्य कोण में बनानी पड़ेगी तो फिर सीधे उत्तर की दीवार से आपको सहारा लेना पड़ेगा, फिर आपका दोष हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा प्रशस्त क्या है सीढ़ी कि आप जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ चढ़े, पश्चिम से उत्तर घूम करके और फिर पूर्व दिशा की तरफ चढ़ जाइए। तो आप ऊपर भी जाएंगे तो पूर्व दिशा की तरफ मुख होगा, नीचे भी जाएंगे तो पूर्व दिशा की तरफ मुख होगा। इसलिए इस सीढ़ी को सबसे प्रशस्त माना जाता है। जी गुरुजी एक सवाल और था जी, जैसे कि आपने कहा था कि कमरे के जस्ट मकान के जस्ट आगे जो है सीढ़ियां नहीं देनी चाहिए, उससे जो है ऊपर अगर आप कमरा लगाते हैं, अगर किराए पे चढ़ाते हैं ऊपर, तो वो उसमें जो है दोष हो जाता है। अगर ऊपर मकान मालिक रहते हैं और नीचे किराएदार रहते तो उसमें भी दोषी होगा ना गुरुजी? नहीं, तब ऊपर मकान मालिक रहते हैं तो मकान मालिक को लाभ होगा, किराएदार परेशान रहेगा। हाँ जी गुरुजी, दोस्त तो हो मकान में ना। अगर सामने देखो, सामने से सीढ़ी बना दिया आपने ऊपर रहने वाले के लिए, तो जो ऊपर वाले भाग में रहेगा वो लाभ में रहेगा, जो नीचे वाले भाग में रहेगा उसके लिए वह वेध का काम करेगी। नीचे रहने वाले के लिए वह सीढ़ी नुकसानदायक होगी, ऊपर रहने वाले के लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद गुरुजी। संदीप कुड़ेरिया। संदीप। गोविंद नंदा। गुरुजी उड़ीसा से राधे राधे भगवान। जैसे कि नैऋत्य कोण ये सबके लिए है ना गुरुजी? नैऋत्य कोण ये जो सीढ़ी के लिए बता रहे थे गुरुजी, नैऋत्य कोण सभी के लिए है ना गुरुजी, या फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वर्णानुसार कुछ नहीं है। नैऋत्य कोण का मतलब, नैऋत्य कोण में तो आपका मास्टर बेडरूम हो जाता है और मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में सीढ़ी। नैऋत्य मतलब मकान के नैऋत्य भाग में जाना चाहिए और पश्चिम दीवार से सट करके बनी हुई सीढ़ी सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर वहां नहीं बना रहे तो नैऋत्य में पूरा का पूरा बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बनाने के बाद अधिकांशतः जितने भी आप डिजाइनर वास्तुविद जो भी देखेंगे वो नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बनाते हैं और मास्टर बेडरूम के ठीक बगल से सीढ़ी निकाल देते हैं। ये सबसे प्रशस्त और सबसे उत्तम होता है। ठीक है गुरुजी। जैसे कि और एक प्रश्न था गुरुजी, जो छज्जा कह रहे हैं ये छत के ऊपर जो होता है ना गुरुजी, जो जी भगवान, छत के ऊपर जो एक एक हाथ लोग निकाल करके उसको उसके लिए रख देते, एक जैसे पूरा छज्जे को वो करते हैं, मतलब उसका ढलैया कर देते हैं, उसको पाटन करते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा चारों तरफ निकाल देते हैं, वह छज्जा होता है। और जो खुला भाग आगे की तरफ छोड़ते हैं वो बालकनी होती है। बालकनी और छज्जे में अंतर है। छज्जा जो है वह मकान से एक एक फीट बाहर तक होता है और बालकनी जो होती है ऊपर बनाया जाता है तो उतना वो ओपन स्पेस दिया जाता है। ओपन स्पेस बालकनी के अंतर्गत आता है और जो उससे बाहर निकाल देते हैं मकान से वह उसके अंतर्गत आता है, छज्जे के अंतर्गत आता है। बालकनी छज्जे तक प्रयोग में लाई जा सकती है, बालकनी छज्जे तक प्रयोग में लाई जा सकती है, लेकिन अगर छज्जा झुकावदार बनाया गया हो, डिजाइन के लिए बनाया गया हो, तो फिर उसमें तो आप बालकनी देंगे नहीं। तो बालकनी का स्पेस जो है वह ईशान कोण और पूर्व, ईशान और उत्तर
ये ज्यादा प्रशस्त होता है और खुला खुला रखना ज्यादा शुभद है। ठीक है भगवान। जैसे कि गुरुजी जैसे कि बालकनी का अगर ज्यादा झुकाव रहा है और चारों तरफ और रहा है समान रहा है, एक तो मिनट इसमें भगवान, क्या एक करें मिनट। गुरुजी? हाँ बोलिए। जैसे कि मैं कह रहा था गुरुजी, और ये जो बालकनी का झुकाव ज्यादा है और और तीनों तरफ चारों तरफ का ये कम रखा गया है, या फिर वो पूर्व में हो या फिर उत्तर में हो, वो क्या भेद पैदा करेगा गुरुजी? भाई आपकी आवाज मैं बिल्कुल नहीं सुन पाया गोविंद नंदा जी। मैं मैं आपकी कह रहा था आवाज एक गुरुजी, भी नहीं सुन पाया। सुनाई दे रहा है गुरुजी? हाँ सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। जैसे कि मैं कह रहा था जो बालकनी है, बालकनी का ये जो छज्जा, वो झुका ज्यादा है और चारों तरफ झुकाव तो नहीं है, और एक एक फीट का निकल रहा है, और ये बालकनी का अगर पूर्व में हो या फिर उत्तर में हो, इसका झुकाव थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें क्या भेद पैदा करेगा या फिर नहीं? नहीं नहीं करेगा, नहीं यही करेगा, पूछना है। ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है कोई गुरुजी, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद ओके। गुरुजी। श्यामा शर्मा जी। जी गुरुदेव, मैं श्यामलाल शर्मा, प्रतापगढ़, राजस्थान से। गुरुदेव में मतलब जैसे ईशान कोण में भी पार्किंग बना सकते हैं? हाँ ईशान कोण में पार्किंग बना सकते हैं, लेकिन ईशान कोण का पार्किंग बहुत अच्छा नहीं होगा। ईशान कोण में अगर आप जी पार्किंग बनाते हैं तो बहुत बढ़िया नहीं होगा। पार्किंग के लिए वायव्य कोण सबसे ज्यादा प्रशस्त है या अग्नि कोण प्रशस्त है। ईशान कोण में अगर आप पार्किंग बना देंगे तो फिर किस मुख का मकान रखेंगे? कहीं भी रखेंगे आपको वह दिक्कत होगा। इसलिए आग्नेय कोण अथवा वायव्य कोण ज्यादा प्रशस्त है। दो दिशाएं ही हमारे मानक के अनुरूप आती है। अगर नहीं जगह है तो फिर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें गाड़ी का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा ही खड़ी होनी चाहिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, पूर्व में रोड है जैसे, तो अग्नि की तरफ पार्किंग नहीं हो पा रही, तो वो वायव्य में मतलब ईशान में हो जाए? हाँ कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी मैंने वास्तु नियम बताया, थोड़ा बहुत वास्तु नियम के प्रतिकूल देखिए अभी आगे बताएंगे। चलिए ठीक है, आगे बताते हैं, अभी बताते हैं। राहुल कुमार मिश्रा जी। राहुल कुमार मिश्रा जी। दीपक पांडे जी। हाँ गुरुदेव नमस्कार। गुरुदेव हम राधे ये राधे जानना भगवान। चाह रहे, हाँ ये हमारे शुरू के बाद मुख्य द्वार या वो आ जाता है चौखट, दहली जिसे कहते हैं, तो उसके बाद फिर सीढ़ियां हैं, तो वो दहली को सीढ़ियों में गिनती करेंगे गुरुजी? बात नहीं समझे हम आप। रिपीट। मतलब मैं तीन सीढ़ियों के बाद जैसे दहली आ जाती है, मुख्य दरवाजा आ जाता है घर के प्रवेश करते हुए करने के लिए, जिसे हाँ चौखट कहते हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर सीढ़ियां हैं, तो वो चौखट को सीढ़ियों में गिनती कर सकते हैं गुरुदेव? नहीं 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 नहीं, चौखट के बाद जो सीढ़ियां बची हैं वो सीढ़ियां गिनी जाएंगी। नीचे की 3 सीढ़ी हो गई, वो अलग हो गया, और उसके बाद ऊपर की जो सीढ़ी होगी वो हाँ। अलग होगी। 2 पार्ट की सीढ़ी हो जाएगी आपकी, क्योंकि 3 सीढ़ी अच्छा अच्छा चढ़ने के अच्छा, बाद ठीक। आपने चौखट लगा दिया है, तो चौखट के बाद जो सीढ़ी होगी वही मुख्य सीढ़ी मानी जाएगी। ठीक है गुरुदेव, कुमाऊं में ऐसे ही घर रहते हैं ज्यादातर। ठीक हो गया। हाँ हाँ। संदीप कुड़ेरिया। संदीप कुड़ेरिया। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे।
गुरुजी जो आपने बताया था कि गुरुजी सीढ़ी के आरंभ में गुरुजी द्वार और गुरुजी अंतिम में द्वार होना चाहिए, गुरुजी ये नहीं समझ में आया था। भाई सीढ़ी, इसमें ना समझने की क्या बात है। सीढ़ी जहां से शुरू होती है वहां पे भी दरवाजा होना चाहिए, और ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी के ऊपर जो है, जहां आप छत पे जाते हैं वहां भी दरवाजा होना चाहिए। इसमें न समझने का कोई तो बात नहीं है। मतलब द्वार दोनों जगह पे होने अनिवार्य है। सीढ़ी के प्रारंभ में भी द्वार हो और अंत में भी द्वार हो। और किसी कारण अगर प्रारंभ में द्वार नहीं बनाए गए तो अंतिम में ऊपर चढ़ने के स्थान पे द्वार बिल्कुल जरूरी होता है। मान लीजिए कि किसी कारणवश घर के डिजाइन में, नक्शे में किसी कारणवश ऐसी स्थिति आती है कि हम प्रारंभ में दरवाजा नहीं देते हैं, तो छत पे ऊपर दरवाजा देना नितांत आवश्यक होगा। ऊपर का दरवाजा का कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे दरवाजा अगर हो तो सुभद है, नहीं होता तो भी कोई बहुत विशेष दोष नहीं होता। लेकिन अगर दोनों तरफ दरवाजा है, यानी जहां से आप चढ़ते हैं वहां भी सीढ़ी का दरवाजा है और ऊपर जहां पहुंचते हैं वहां भी सीढ़ी का दरवाजा है, तो यह सुभद होगा। समझ में आई बात? जी गुरुजी। और गुरुजी कुछ लोग गुरुजी मकान के अंदर से ही गुरुजी सीढ़ियां लगवा देते हैं। मकान के अंदर तो सीढ़ियां लगवाना ही है, मैं बाहर कहाँ लगवाने को कह रहा हूँ। मैंने तो भी मकान के अंदर सीढ़ी लगवाई है। मकान में सीढ़ियों का स्थान प्राचीन समय से चला आ रहा है। मैं थोड़ी कहता हूँ कि जैसे नीचे का भाग मान के चलिए कि आप अपने प्रयोग में ले रहे हैं और आपने उतना ही बड़ा मकान के ऊपर दूसरा घर बनवा दिया और कहा कि ऊपर वाला घर मैं किराए पे दे दूंगा, तो ऐसी परिस्थिति में अब ऊपर जाने के लिए तो अब घर के अंदर से होकर के तो ऊपर वाला जाएगा नहीं किराएदार, तो उसके लिए तो आपको बाहर से व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो बाहर से जो व्यवस्था करनी है वो घर के ठीक सामने दरवाजे से सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, वह कहीं बगल से देनी चाहिए। और अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि कहीं बगल से देने का चांस नहीं है तो स्वयं को ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए, नीचे वाले को किराएदार को दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जो ऊपर रहेगा वह लाभ में रहेगा, जो नीचे रहेगा वह हानि में रहेगा। कहने का तात्पर्य इतना है। जी गुरुजी। और कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी। पहले गुरुजी जब आपने गुरुजी हमारा नाम लिया था तो गुरुजी हमारी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए गुरुजी हम कट के दोबारा जुड़े थे। इसके लिए समझ गुरुजी गए क्षमा हम, चाहते हैं। समझ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने रेज हैंड किया था। देखिए रेज हैंड चाहे आप करिए चाहे कोई भी करे, चाहे राम कल्याण शर्मा हो, नीरज कौशिक हो, पवन मिश्रा हो, जो रेज हैंड करेगा जिस सीरियल में करेगा उसी को उसी सीरियल में बुलाया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। ऐसा कोई नहीं है कि आपके लिए प्राथमिकता या किसी के लिए वो। आपने पहले रेज हैंड किया था इसलिए मैंने आपका नाम बुलाया। आप 2 बार के बाद अगर आवाज नहीं आती है तो मैं समझ लेता हूँ या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है या आप मोबाइल रख के कहीं बाहर हो, फिर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। आपका आवाज नहीं आया तो मैंने कट कर दिया। ठीक। श्यामा शर्मा। श्यामा शर्मा। राहुल कुमार मिश्रा। जी प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे भगवान। जी गुरुदेव, ये कह रहे थे 3 से भाग देंगे, ये 2 संख्या बचना चाहिए। तो जैसे अगर 3 से भाग देंगे गुरुदेव तो 20 सीढ़ी में भी 2 बच जाएगा। अगर 18 तो वो नहीं होना चाहिए ना, 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ, अंत में 0 नहीं होना चाहिए। इसको भी ध्यान रखना है ना। 2 बच तो जरूर रहा है लेकिन संख्या विषम भी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है हमें। संख्या विषम होनी चाहिए और अंत में 0 नहीं होना चाहिए। 10 के गुणांक में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 2 नहीं बचता है और संख्या विषम में है तो भी वह एक बार क्षम्य है, लेकिन वह एक बार क्षम्य है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है कि वह 10 के गुणांक में है, 10, 20, 30, 40 इस गुणांक में है तो वह त्याज्य है। जी गुरुदेव। और गुरुदेव उसमें जो ये चौताल जो होता है गुरुजी, फर्स्ट स्टेप चढ़ते हैं, फिर एक चौखुट चौताल होता है गुरुदेव, फिर ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे 5.5 फीट ऊंचा हुआ एक चौताल जैसा बनाया, फिर ऊपर की ओर 5, 5.5 फीट ले गया,
तो वो जो चौताल का जो है गुरुदेव जो होता है, क्या उसको भी सीढ़ी में एक गिना कदम जाएगा, जो रखते हैं? सीढ़ी में गिना जाएगा। चलिए, हाँ, सीढ़ी में गिना जाएगा, क्योंकि वह एक तो वो तो एक एक स्टेप आपको ऊंचा ले रहा है वह ना, वह मिनिमम मापक जी 2 जी इंच का है, लेकिन वहां पे जो आप चौताल बना रहे हैं वह उसका एक स्टेप मानक में आ जाएगा, इसलिए उसको सीढ़ी के अंतर्गत ही गिने। जी गुरुदेव। और बाकी गुरुदेव एक स्टेप रख करके जो छत पे रखते हैं नेक्स्ट कदम, वो छत क्या गिनती होगी गुरुदेव? नहीं होगी? नहीं, ये मैंने पहले ही जवाब दे दिया है, अगर किसी ने प्रश्न किया तो उसको सुन लीजिए। नहीं, जी जी जब जी आप पहली सीढ़ी पे कदम पहली बार रखते हैं, पहली जी काउंटिंग वहां होती है और आखिरी काउंटिंग वहां होती है जहां सीढ़ी आपकी समाप्त होती है। जो ही आपने छत पे कदम रख दिया वो आपका काउंटिंग में नहीं होगा, उसके नीचे तक की जो है वही सीढ़ी स्टेयर्स होती है, ऊपर वाला स्टेयर्स नहीं होता, सीढ़ी नहीं होता। जी गुरुदेव। अगर इसमें दोष है तो गुरुदेव वो घड़ा वाला प्रयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरुदेव। श्यामा शर्मा जी, जी गुरुदेव। श्यामा शर्मा जी, मनीष जी शर्मा, गुरुदेव। मनीष शर्मा। प्रणाम गुरुजी, मनीष शर्मा अमृतसर से। गुरुजी, जी बोलिए। सीढ़ी के 2 डायमेंशन आपने बता दिया कि उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई, मतलब ऊपर तल उसका है ना, तो गुरुजी उसका चौड़ाई कैसे हो? जैसे ऊंचाई की तरफ वाली चौड़ाई कैसे हो? सीढ़ी के 3 होते हैं ना गुरुजी? अच्छा, सीढ़ी की लंबाई? हाँ जी, लंबाई मतलब कि एक स्टेप की लंबाई जो होती है वो गुरुजी। मिनिमम मानक 3 का है, 3 फीट का मिनिमम मानक है। ये तो नॉर्मल सा है, उसके बाद वो 3 फीट का मिनिमम मानक है, उसके बाद आप जो भी रख सकते हैं वो रख ले अपने अनुसार। वैसे 3 फीट का मिनिमम मानक है, इससे छोटा सही नहीं होता। अब भाई जगह नहीं है तो 19-20 कर लीजिए, वो अलग की बात है, लेकिन जी 3 फीट गुरुजी। का मिनिमम मानक है। और गुरुजी उसके लिए अगर सीढ़ी के कोई, साथ, हाँ नहीं जी गुरुजी आप बताइए। जी गुरुजी। आप बताइए। नहीं गुरुजी, मेरा अलग से प्रश्न है, वो दूसरे वाला अलग से है जी गुरुजी। आप बोलिए, दूसरे वाला बोल लीजिए ना। जी गुरुजी, जैसे वो सीढ़ी के साथ कई बार लिफ्ट भी बनी होती है ना, क्योंकि ऊपर जाना तो लिफ्ट और सीढ़ी इकट्ठी कर देती है, तो गुरुजी उसमें कैसे फिर वो उसकी दिशा और लिफ्ट उसका और कैसे रहेगा? लिफ्ट और सीढ़ी इकट्ठे कैसे कर देंगे आप? जब भी करेंगे तो अ, लिफ्ट बगल ही होगा, सीढ़ी से सट के लिफ्ट लग सकता है, लेकिन सटके, सीढ़ी और लिफ्ट एक ही में कहाँ से हो सकता है? नहीं गुरुजी सटके वाला, सटके। हाँ, तो ऐसा था कि उस समय लिफ्ट उफ्ट था नहीं, इसलिए लिफ्ट के बारे में ज्यादा लोग बताए नहीं। और वास्तु में तो लिफ्ट के बारे में नहीं है, वैसे लिफ्ट भी नैऋत्य और ईशान में सही होता है। और नैऋत्य नहीं, ईशान कहा हमने भाई, नैऋत्य और पश्चिम। हाँ जी, नृत्य कुछ, जी 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 गुरुजी। ईशान नहीं, ईशान में नहीं। जो सीढ़ी के लिए नियम है वही लिफ्ट के लिए नियम है। जी गुरुजी। फिलहाल, लेकिन अभी मैंने लिफ्ट के लिए कहीं पढ़ा नहीं है, किसी पुस्तक में मुझे मिला नहीं है लिफ्ट का नियम। लेकिन लिफ्ट का वही नियम है जो सीढ़ी का नियम है, जहाँ सीढ़ी, क्योंकि आप उससे भी ऊंचाई की तरफ ही जाते हैं, और ऊंचाई की तरफ जाने के बाद वह ऊंचा होता है। जब आप ऊपरी छत पे जाएंगे, ऊपर तक का लिफ्ट बनवाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो उसको ऊंचाई देनी पड़ती है, इसलिए पश्चिम अथवा नैऋत्य ऊंचा होना चाहिए। इस बेसिस पे वह आपके लिए नैऋत्य और पश्चिम ही सही होगा और गुरुजी वो लिफ्ट तो के लिए। जमीन के नीचे भी जाता है ना गुरुजी, क्योंकि उसका डब्बा जो है वो जमीन के अंदर भी दस्ता है, तो फिर वो हाँ नैऋत्य तो, थोड़ा गड्ढा बन जाएगा गुरुजी। हाँ लेकिन उसके लिए प्रशस्त वही सीढ़ी के अनुसार ही लोग बताते हैं, उसको सीढ़ी के अनुसार ही देते हैं, क्योंकि वह ऊंचाई तक जाता है ना, तो ऊंचाई के जी लिए गुरुजी। उसको वही स्थान ज्यादा सुभद बताते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न करते करते ही सब फरार हो जाते हैं, 27 की संख्या बची। क्यों भाई पवन? पवन, आज पवन भी फरार हो गए क्या?
का। जी गुरुदेव। हम सोचे आप भी फरार हो गए। नहीं, कभी नहीं हो सकता गुरुदेव ऐसा। नहीं, ये हमको लगता है कि बाकी लोग हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अब वो तो अब गुरुदेव क्या बोल सकता हूँ, अब 28 तारीख नहीं के बाद मेरा इसी भी यही हाल होने वाला है। नहीं तो ठीक है, लेकिन इसलिए कि ये लोग जो ही प्रश्नोत्तरी शुरू होती है ये सब भाग जाते हैं इनके पास, इसलिए कि पढ़ना है नहीं तो पूछने का कोई औचित्य नहीं है। जिसको बिल्कुल समझना और पूछना होगा, जब पढ़ेंगे उसमें संशय रहेगा, शंका रहेगा, तब तो समाधान के लिए पूछेंगे और रुकेंगे, नहीं तो सब तो बिल्कुल फरार हो गए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए होमवर्क लिखिए। हिमांशु मिश्रा। हिमांशु मिश्रा जी गुरुजी। लिखिए। हाँ लिखिए, आशीर्वाद लिखिए आप। अखिलेश चंद्र विश्वकर्मा। अखिलेश चंद्र विश्वकर्मा। अखिलेश चंद्र विश्वकर्मा। इनको घर बनाना है पलही पट्टी में। इनको घर पलही पट्टी में बनाना है, और घर के ईशान कोण में, इनका वह प्लाट है 25 हाथ बाई 30 हाथ। घर के ईशान कोण में इनका वह प्लाट है 25 बाई 30 का। 10 अगस्त सन 2022 को गृहारंभ होना है। ठीक है, हो गया। चलिए, हिमांशु मिश्रा के बाद अगला काम अखिलेश जी। अखिलेश जी। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे भगवान। आप लिखिए सुरेश चंद्र विश्वकर्मा। सुरेश चंद्र जी। सुरेश चंद्र विश्वकर्मा। जी गुरु जी। वही बाकी चीजें सेम है। इनको पलही पट्टी में इनको घर बनवाना है। घर के ईशान कोण में मकान है, वह प्लाट है जहां घर बनवाना है। ईशान कोण में 25 हाथ बाई 30 हाथ का इनका वह प्लाट है, उस पे घर बनवाना है, और गृहारंभ 10 अगस्त 2022 को। जी गुरु जी। ठीक गुरु जी। ठीक है भगवान। के बाद चंद्रेश गर्ग जी। जी गुरु जी। आपका हो गया है, अभी नहीं हुआ? नहीं, बाकी है गुरु जी। आपका प्रैक्टिकल बाकी है ना। आप लिखिए नरेश चंद्र विश्वकर्मा। नरेश चंद्र विश्वकर्मा। नरेश चंद्र विश्वकर्मा जी। पलही पट्टी में मकान बनवाना है। इनके घर से ईशान कोण में वह प्लाट है 25 हाथ बाई 30 हाथ का। 10 अगस्त 2022 को इनको गृहारंभ करना है। जी गुरु जी। ठीक है, आप तीनों लोग कल 2 बजे तक इसको भेजने का प्रयास करिएगा।
अभी लगभग कितने लोग हो गए पवन? एक मिनट गुरुदेव। 10 11 19 पूरे हो गए गुरुदेव, और 3 ही है और, जिनमें 2-3 लोग अभी भेज 19 कैसे होंगे? 19 लोग कैसे होंगे? या फिर 21-3 के गुणांक में चल रहा है? गुरुदेव वो हाँ 17 2 लोग भेजे नहीं है ना गुरुदेव। जिन लोगों अभी तक उनका होमवर्क नहीं आया, उनके सामने बिल्कुल आप कॉपी जांचने दो मुझे, बाद में मैं जांचूंगा। उनके सामने आप सीधे 0 मार्क्स लिख दो, प्रैक्टिकल में 0 कर दो। उन्होंने होमवर्क नहीं भेजा अभी तक आपको, उनके आगे बिना किसी विषय के 0 मार्क्स डाल दो, एकदम बिना कहे। मैं कॉपी जांच का रिजल्ट बनाता रहूंगा, उनके सामने मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप 0 मार्क्स लिख के मुझे बता देना कि इनका कॉपी नहीं आया था, इसलिए गुरुजी मैंने 0 पहले लिख दिया, बाकी मैं नंबर दे दूंगा। गुरुजी थोड़ा दिन में व्यस्त रहने के कारण भेज नहीं पाया हूँ गुरुजी, दिन में पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। जितने जल्दी हो सके 1-2 दिन में भेज देंगे गुरुजी। 1-2 दिन को छोड़िए, कल तक आपके लिए गोविंद नंदा जी लास्ट टाइम है, कल तक अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि आगे भी फिर आपके ही सिद्धांत पे बाकी लोग चलना शुरू कर देंगे ना। एक ही थ्योरी नहीं सब नहीं लोग नहीं अपना लेंगे तो फिर नहीं बताइए प्रैक्टिकल नहीं का इस काम कैसे पूरा हो पाएगा? नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ गुरुजी, मेरे लिए किसी आपको का बताए गुस्सा ना हो। भगवान, ये मुझे जी जी संस्थान को देना है, मुझे जी रिपोर्ट और गुरुजी जी। डाटा तैयार करके देना है। आपका प्रैक्टिकल का डाटा चढ़ेगा, आपका मार्क्स चढ़ेगा, प्रैक्टिकल डाटा जी चढ़ेगा, जी उसके बाद फिर 70 नंबर का एग्जाम देंगे, 20 नंबर का वाइवा होगा, 70 20 90। अरे ये मैं तो कह रहा हूँ अच्छा से अच्छा बनाइए, 10 का 10 मार्क्स, तो ये तो आपका पूरा का पूरा रखा हुआ है। 10 मार्क्स ये ले लीजिए, 20 नंबर में कम से कम 10-15 नंबर उधर आपको मिल गया, 15-10 25 हो गया। और उधर आपने अगर 30 नंबर भी ले लिया तो 50 55 60 आपका हो गया, उत्तीर्ण मार्क्स बन गया। तो इसलिए ये आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट करने वाला है। अब जो नहीं करके भेजेंगे उनके लिए हमारे पास, आपके लिए कल रविवार का दिन है, कल तक मैं आपको 4 बजे तक का समय देता हूँ, कल 4 बजे तक आप भेज दीजिए। कल 4 बजे के बाद फिर मैं आगे वो नहीं कर पाऊंगा। और कल कल आपकी कक्षा शायद अभी तक बंद रहेगी, अगर कोई सूचना होगी तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वैसे कक्षा कल बंद रहेगी। सोमवार को हम नहीं लोग गृह गुरुजी, प्रवेश के साथ मिलते हैं। नहीं गुरुजी, एक बात कहूँ गुरुजी, आपका कहना सही है, हाँ बोलिए। फिर भी हम लोग अगर सही से पढ़ नहीं पाए या फिर सही से कुछ नहीं कर पाए तो ये मार्क्स की जरूरत ज्यादा नहीं है गुरुजी हमारे लिए, अगर हम लोग सही से गोविंद जी एक चीज सबको आपको सब। बताऊं, मेरी जी बात सुनिए। जी गुरुजी गोविंद जी मेरी जी बात सुनिए, मार्क्स की जरूरत केवल छात्र को नहीं होती, प्रशिक्षार्थी को नहीं होती, मार्क्स की जरूरत उस अध्यापक को भी होती है जो अपना सर्वस्व लगा करके आपको पढ़ाता है। आपके मार्क्स हमारे लिए भी कंपलसरी है, क्योंकि मेरा भी आकलन संस्थान करती है कि धीरज जी को कक्षा दे दिया गया था पढ़ाने के लिए, तो इनके पढ़ाए हुए जब भी वो डाटा खुलेगा भविष्य में, कभी भी आप 20 साल बाद 25 साल बाद वो डाटा खोलेंगे तो ये होगा कि सन 2022 में अमुक तिथि से ने पढ़ाया था और उसका रिजल्ट और परिणाम ये रहा है। अर्थात उनके पढ़ाने की शैली इतनी अच्छी थी कि सभी बच्चों ने उसे ग्रहित किया था। तो ये केवल आपकी परीक्षा नहीं होती, ये मेरी परीक्षा होती है। आप आज परीक्षा दे के चले जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ फलित ज्योतिष में थे, आज वो सब लोग इसमें नहीं है, बहुत से नए लोग जुड़े हैं, लेकिन उसका जो पटल पे आज रखा हुआ, हमारे जो रिकॉर्ड में जो रखा हुआ है, वो हमारे लिए मायने रखता है कि इतने लोगों ने 80% प्लस लोग अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए, वो मेरे लिए मायने रखता है। ये रिकॉर्ड मेरा बन रहा है वहां पे आपके साथ साथ। आपको तो सर्टिफिकेट मिल रहा है, मुझे कौन सा सर्टिफिकेट मिल रहा है? मुझे तो एक प्रशस्ति पत्र भी नहीं मिलता कि आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, वो भी नहीं मिलता, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बावजूद आपका प्रमाण पत्र हमारे लिए बहुत मायने। इसलिए आप ये कभी मत सोचिएगा कि ये नंबर कोई मायने नहीं रखता, ये मेरे मनोबल को ऊंचा रखेगा
और यह जब भविष्य में मेरे अलावा कोई वास्तु का अध्यापक आके पढ़ा के जाएगा और मेरे अनुकूल वह रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो संस्थान हमेशा ये याद करेगी कि कोई एक अध्यापक था जिसने की सेवा दी इतने महीनों तक और उनके पढ़ाए हुए इतने बच्चे इतने मार्क्स से उत्तीर्ण हुए। तो ये मेरा मनोबल ऊंचा होगा भगवान, इसलिए मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ। अन्यथा परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। 3 महीने कक्षा हो गई और 3 महीने के बाद आप लोग अपने घर, हम अपने घर, संस्था जिसको चाहे उसको सर्टिफिकेट दे। मैं तो एक सिंपल सा वाइबा रख देता, 1 दिन 2 दिन में वाइबा हो जाता, मैं देख लेता को किसको कितना मार्क्स देना है। लेकिन जब आपके पास अंक पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा, तो इसको आप अपने प्रयोग में लगाएंगे। ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, आपको ऑल ओवर इंडिया हर विभाग में इसको मान्यता मिलेगी। किसी भी जगह लगाएंगे, इससे आपका बेनिफिट होगा, आपको लाभ होगा और मुझे इतना ही लाभ होगा कि मेरे पढ़ाए इतने बच्चे इतने अच्छे मार्क्स से पास हुए। बस भगवान यही कहना चाहूंगा और कुछ नहीं है। बोलिए नंदा जी। सिमोतम गुरुजी, जरूर जरूर इसके लिए माफी चाहता हूँ। अभी जितनी जल्दी हो सके भेज रहा हूँ गुरुजी। वो आपकी इच्छा स्वेच्छा। जी जी गुरु जी गुरु। और किसी को कुछ कहना है? जी गुरुजी, मैं नवीन कुमार मिश्रा गुरुजी। एक गुरुदेव, आपने शायद टाइम नहीं देखा कि पेनल्टी लग जाएगी। नहीं, टाइम तो नहीं देखा। अरे 10-13 हो गए, लग गई। हाँ बोलिए बोलिए नवीन जी, बोलिए, चलते चलते मैं सुन लूंगा आपकी बात। गुरुजी, मेरे को होमवर्क दे देते गुरुजी। आज ही दे दे होमवर्क, लिख लीजिए। जी जी गुरुजी। आप लिख लीजिए, आज ही लिख लीजिए। अनुज कुमार विश्वकर्मा, नहीं अनुज से तो हो गया है एक नाम, आप नाम बदल लीजिए। आप लिख लीजिए सरोज विश्वकर्मा। सरोज जी विश्वकर्मा। बाकी सेम है, पलही पट्टी, सरोज विश्वकर्मा, पलही पट्टी, घर के शानपुर में 25x30 का प्लाट है। जी धन्यवाद गुरुजी। करो ठीक है, ठीक है पवन, विल बी कंटिन्यूड। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। ठीक है, किसी को कोई समस्या? जी पवन गुरुजी, मैंने पूछना है। जी पवन जी, जो गैरेज के बारे में गुरुजी ने शुरू किया था ना, वायव्य कोण वाला पहला पॉइंट, उसके बाद गुरुजी की आवाज म्यूट हो गई थी, तो थोड़ा सा बता देंगे उसके बाद क्या लिखवाया था गुरुजी ने? भाई कोई लिखवा दो, रजिस्टर मेरा रूम में रखा है। रिकॉर्डिंग देख सकते हो यार, 1 मिनट नवीन जी। 1 मिनट। हाँ, वायव्य कोण में गैरेज बनाना सुलभ होता है, अग्नेय कोण में भी गैरेज बनाया जा सकता है। जी हाँ जी, यहाँ से आगे। गैरेज को दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य में नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य में गैरेज नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोण है ना? दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य तीनों में। अच्छा ठीक है जी। आगे। पार्किंग वाहन का मुख पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अच्छा हाँ जी, उससे आगे लिखा है। जी जी, धन्यवाद जी। ठीक। और कोई? चलो, जय श्री राम। गुरुदेव कक्षा बंद कर दो। पवन भैया। हाँ भैया। पवन भैया ये कह रहे थे कि आज का क्लास में ले नहीं पाया, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ वही पूछ रहा था कि रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ ना। ठीक है भैया।